स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नॉट जस्ट अ नेम। ये एक ऐसा मौका है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, आपकी ड्रीम जॉब को दिलवा सकता है। लेकिन जितना बड़ा रिवॉर्ड है उतना ही बड़ा स्ट्रगल और कंपटीशन है। 25 से 30 लाख कैंडिडेट्स, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, हर साल अप्लाई करते हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं। अगर आपको अपनी एक जॉब सिक्योर करनी है तो लगभग लगभग आपको 800 से 1000 कैंडिडेट्स को बीट करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप थोड़ा सा लॉजिकली और सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और एरर डिटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है एसएससी का ऑल टाइम फेवरेट, एक अनबीटेबल टॉपिक जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितना ये फेवरेट है एसएससी का उतना ही ज़्यादा ट्रिकी भी है, क्योंकि किस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रामर के रूल आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम बिल्कुल सही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, लॉजिक और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, अगेन एसएससी का ऑल टाइम फेवरेट एक टॉपिक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब इसमें होता क्या है, दो दो पार्ट में ये सेंटेंस डिवाइडेड है। एक आप बिना इन्वर्टेड कॉमा और एक इन्वर्टेड कॉमा। ये जो बिना इन्वर्टेड कॉमा के है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है दैट इज़ नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच बताती है कि किसने कहा, और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं कि क्या बोला गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो वर्ब है इसको देखना है। अब ये सेड है यानी कि ये पास्ट में है। अगर पास्ट में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा। ऑप्शंस देखते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, ही सेड टू मी वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव फॉर्म में है तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो असर्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे। इनडायरेक्ट में जब अपन चेंज करेंगे तो असर्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे। अब इंटेरोगेटिव और असर्टिव में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सा डिफरेंस है। अगर वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है तो इंटेरोगेटिव है, और अगर सब्जेक्ट पहले है वर्ब बाद में है तो असर्टिव है। इसमें देखिए आर और यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, वर्ब पहले यू बाद में है। तो हमको इंटेरोगेटिव से असर्टिव में लेके जाना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आर यू का क्या बनेगा, और टेंस को चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे सेड ये पास्ट में है। तो आर यू का बनेगा आई वॉज। यू को चेंज करेंगे हम, यू का क्या होगा आई, क्योंकि इसमें सेड टू मी, मुझसे बोला है, तो यू यहाँ पे कौन है, मी। तो पहला ही ऑप्शन अगर हम देखेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और ज़्यादा बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेंगे कि वॉज आई यानी कि ये वर्ब और सब्जेक्ट है, तो ये नहीं होगा। ही सेड टू मी वेयर आई वॉज गोइंग, ये भी सिमिलर है, लेकिन इन फर्स्ट और सी में क्या डिफरेंस है
कि ही आज, जब भी सेड टू मी आएगा तो उसको सिंपल आज में चेंज करेंगे, ये टू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डी ऑप्शन, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज, तो ये दैट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। रूल क्या है, सिंपल इतना सा रूल है कि इंटेरोगेटिव से असर्टिव में, और ये डब्ल्यू एच वर्ड से अगर स्टार्ट हुआ है तो इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बनाना है, सिंपल। एक्सप्लेनेशन इसका एक बार देख लीजिए। वैन चेंजिंग अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब भी हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इंटेरोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में लेकर जाएंगे। ये जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको असर्टिव में लेकर जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वेयर आर यू विल बिकम वेयर आई वॉज, यू को आई से चेंज करेंगे क्योंकि वहाँ पे मी था। नेवर यूज़ द कंजंक्शन दैट बिफोर वेयर, और वेयर से पहले कभी भी दैट कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेयर इन्फिनेटिव्स, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बेयर इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे। द प्लेयर्स लेट द कोच टू लीड देम टू विक्ट्री। अब हम बात करते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं। बेयर का मतलब होता है बगैर या के बिना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। अब देखिए, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, और वर्ब भी कैसा, बेस फॉर्म। वर्ब का बेस फॉर्म कहलाता है इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं यूज़ होता वर्ब के साथ। तो अगर वर्ब के साथ टू यूज़ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब और बेयर इन्फिनेटिव इक्वल है। बेयर इन्फिनेटिव जो हैं वो वर्ब के इक्वल हैं? नहीं, बेयर इन्फिनेटिव और वर्ब में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि हम बात करें ईट्स, रन, एट, रिटन। लिटरेरी टर्म में बात करें, वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन, वर्ड्स। हर वो वर्ड जिससे हमें एक्शन का पता चलता है हम उसको वर्ब बोलते हैं। ईट्स, रन, एट, रिटन, ये सब हमें किसी न किसी एक्शन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव, जब हम इन वर्ब्स को बेयर इन्फिनेटिव में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ईट, रन और राइट। यानी कि ये जो एट है ये वर्ब में चल जाएगा पर बेयर इन्फिनेटिव में नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। अब क्वेश्चन देखेंगे, द प्लेयर्स लेट द कोच टू लेट देम टू विक्ट्री। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो टू लगा हुआ है ये नहीं आएगा। लेटिंग द कोच लेड, लेट द कोच लेड, लेट द कोच लेड, नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट कहाँ होगा कि ये जो लेट द कोच, टू हटा देंगे इसमें से, लेटिंग इसमें है नहीं, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेट द कोच लेड, टू रिमूव करेंगे और बाकी ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। द प्लेयर्स लेट द कोच लेट देम टू विक्ट्री। बेयर इन्फिनेटिव के ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द वर्ब लेट इज़ अ कॉजेटिव वर्ब। अब इसमें एक नया टर्म आया, कॉजेटिव वर्ब, दैट इज़ फॉलोड बाय अ बेयर इन्फिनेटिव, अ वर्ब विदाउट टू, देयरफॉर टू लेड मस्ट बी चेंज टू टू। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ब दैट शोज समवन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। मतलब कि कॉजेटिव वर्ब खुद कोई काम नहीं करता है पर दूसरे से काम करवाता है।
कौन कौन से कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं? एग्जाम्पल्स: मेक, हैव, गेट, लेट, एक्सेट्रा। तो ऐसे वर्ड्स को हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ में आएगा। माई पेरेंट्स मेड मी स्टडी। कॉजेटिव वर्ब की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो अ वर्ब दैट शोज someone causes another person to do something. Someone causes another person to do something. My parents made me study. तो पेरेंट्स सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं, वो मुझसे स्टडी करवाते हैं। पेरेंट्स खुद स्टडी नहीं करते, मुझसे करवाते हैं। हैव, हैव देखिए इसमें, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। इसका मतलब क्या है कि ये जो हैड वर्ब है, मैंने खुद कार को रिपेयर नहीं किया, बल्कि मैंने मैकेनिक से रिपेयर करवाया। यानी कि समवन कॉजेज अनदर पर्सन, यानी कि मैंने अनदर पर्सन से ये काम को करवाया। गेट का एग्जाम्पल: आई गॉट हिम टू हेल्प मी। आई गॉट हिम टू हेल्प मी। मैंने खुद की मदद नहीं की, बल्कि मैंने उसको लेकर आया, हिम टू हेल्प मी। यानी कि डायरेक्ट भी हेल्प कर सकता था, लेकिन कॉजेटिव वर्ब है तो डायरेक्ट ना करते हुए किसी और को लेकर आया हेल्प के लिए। लेट का एग्जाम्पल देखते हैं: द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स लीव अर्ली। टीचर खुद अर्ली नहीं गया, लेकिन टीचर ने स्टूडेंट्स को जल्दी जाने दिया। तो पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि समवन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से काम करवाए, दैट इज नोन एज कॉजेटिव। कॉज का मतलब ही वही है। कॉजेटिव वर्ब पे एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, उसके लिए आपको इंग्लिश नाइट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको सर्च करना है यूट्यूब पे तो @English Night Official, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इंग्लिश का क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जो आपको ना कि सिर्फ एसएससी बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पे इंग्लिश आती है, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये इंग्लिश आपको काम आएगी। इंग्लिश नाइट ऑफिशियल। अच्छा, नाइट ये स्पेलिंग आप ध्यान दीजिए, NIGST, और ये है KNIGST, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और कमेंट बॉक्स में बताइए KNIGST का मतलब, ये जो नाइट है इसका मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। द साइक्लोन हैज़ डैमेज्ड सेवरल क्रॉप्स। अब देखिए, ये हैज़ डैमेज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। सिंपल रूल क्या होता है, अगर आपको पैसिव बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3। ये सिंपल सा रूल है, ये आपको याद रखना है, इस रूल को आपको अप्लाई करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेवरल क्रॉप्स। सेवरल क्रॉप्स। अब आप देखिए, सेवरल क्रॉप्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। क्रॉप्स में एस लगा हुआ है तो हैव। इसके बाद आप देख लीजिए, हैड नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। क्रॉप्स हैव
डैमेज्ड बाय द और हैव बीन, बीन भी नहीं आएगा, यहाँ पे बीन है तो बीन आएगा इसमें, और हैव डैमेज नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखिए कि अगर आपको ये रूल पता है और उसको आप अप्लाई करेंगे, ऑप्शन सी जो ऑप्शन आपको मैच कर रहा है उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ प्लस V3 होता है, इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ, सब्जेक्ट और वर्ब का एक आपस में एग्रीमेंट होता है, अगर वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं लैक होता है तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नीदर द चिप्स नॉर द पिज़्ज़ा वर टेस्टी। अब ये सब्जेक्ट है, चिप्स और पिज़्ज़ा दो सब्जेक्ट हैं इसमें, और ये वर्ब है। एक सिंपल सा रूल है, अगर नीदर नॉर, नीदर नॉर है तो फिर इसमें जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री करेगी, तो यहाँ पे वर है और पिज़्ज़ा। अगर चिप्स के हिसाब से हम बात करेंगे तो वर्ब ठीक है, लेकिन पिज़्ज़ा क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, वॉज। तो नीदर द चिप्स नॉर द पिज़्ज़ा, वर की जगह यहाँ पे वॉज आएगा, ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे चिप्स यहाँ पे होता पिज़्ज़ा की जगह, पिज़्ज़ा चिप्स की जगह होता तो ये वर्ड ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है और पिज़्ज़ा सिंगुलर है, तो इसलिए वर की जगह वॉज आएगा। When two subjects are joined by neither nor, the verb must agree with the nearest subject. Next, again ये नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। टीचर सेड, अब यहाँ पे ये पास्ट है, और फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी पास्ट में होता है तो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड, ये गलत है। इज़ रिवॉल्विंग, ये भी गलत है। सिंपल, द अर्थ, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, डी ऑप्शन में सेज आ गया तो ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगेन इसका एक्सप्लेनेशन, फॉर यूनिवर्सल ट्रुथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। तो इस तरीके से अभी एक और पार्ट आएगा इसका जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे। टिल देन आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और इंग्लिश नाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वालिटी कंटेंट के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर।